इतनी ठंड है, क्यों निकल रहे हो? ठंड लग जाएगी, इतनी गर्मी है, लू लग जाएगी, बीमार हो जाओगे, क्या करोगे? तो आइडल टाइम क्या होता है? जी जनाब, फाइनली हम गुलाब लगारी पहुंच गए हैं। कहा जाता है कि पिछले 25 साल से वो मुख्तलिफ लोगों के ख्वाब में आकर हम एक इमामजादी के दर पे अपनी हाज़िरी कबूल करवा सकें। और ये मेरा और इनका इश्क है। अगर सिंध के लोगों ने अहले बैत को हिफाजत दी, क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उनकी कब्र मुबारक बना के इन तक लोगों तक पहुँचाएं? और यहाँ पे महाराजाओं को हुआ कि यार कौन ऐसा अर्ब में आया है जो जिसको भी मिलता है वो उसका आशिक हो जाता है, और वो इतना शफीक है, वो मुख्तलिफ है आम लोगों से, उसकी बात, उसकी हर चीज़ बहुत नायाब है। भाई यहाँ पे आम नहीं है अभी। आम है अंदर, केरियाँ मैंने देखी हैं, मुझे केरियाँ ही चाहिए। अच्छा, जो बगैर वो कारपेट के ना, वो जब खुद से पकेंगी ना, हाँ, वो उसका मस्त होंगी। अभी नहीं सुना, अभी थोड़ी देर बैठा। थोड़ी गाड़ी का है ना, थोड़ा माहौल सही होने दो, इसके बाद बैठा। अभी गाड़ी थोड़ी देर में ना आहिस्ता आहिस्ता गर्म, हमने खोल के नहीं ज़्यादा रखी ना, जो गैस इसकी निकल जाती। थोड़ी देर ऐसी भी चला दो, खिड़की भी खोल दो तो कहाँ की सवारी है डॉक्टर साहब? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? खुशामदीद एक नए व्लॉग के साथ, एक नई उम्मीद, एक नई जद्दोजहद और एक नई मंजिल। कहाँ जा रहे हैं? रास्ते में आपको पता लग गया होगा, नहीं पता लगा होगा थंबनेल से, तो मेरी पिछली वीडियो से पता लग गया होगा कि मैंने कहाँ का कहा था। इस वक्त हम हैदराबाद में घूम रहे हैं, और हैदराबाद में जो बस स्टैंड है उसकी तरफ जा रहे हैं। अब आप कहेंगे गाड़ी में बस स्टैंड की तरफ, तो वहाँ जाके बताऊँगा ना आगे कहाँ जा रहे हैं। क्या कहते हो आसिफ भाई? जी हाँ, फिलहाल तो मैंने यहाँ का पुलाव खाया है जो मुझे बहुत पसंद है, और ज़िद की थी अज़्ज़त ने कि खाना है वो गरम करते हैं। मैंने बोला नहीं, यहाँ का पुलाव जो है काफ़ी टाइम के बाद दोबारा शुरू किया, वैसी टेस्ट था और अच्छा पुलाव है यहाँ पे कदम गाह के पास। अच्छा रहा कदम गाह पे हाज़िरी, और आए क्यों हैं ये बताएंगे, किन्होंने बुलाया ये बताएंगे, क्यों बुलाया ये बताएंगे, हुआ क्या ये बताएंगे, और साथ में कौन है ये भी बताएंगे। चलते रहें, घूमते रहें, फिरते हैं हमारे साथ, और कराची को, हैदराबाद को, सिंध को जानने की कोशिश करें। चले, मानता हूँ कि ईरान को नहीं जानना, अपने कोशिश करें कि अपना नेचर साइड पे रख के हमारे व्लॉग देखें, ताकि हम दिखाना क्या चल रहा है। व्लॉग सिस्टम में मज़ा नहीं आएगा यार, इतनी मेहनत करता हूँ। चलें, आगे तनकीद नहीं करूँगा, आगे आपको बताता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। अज़्ज़ा साहब गाड़ी चला रहे हैं, मुनीर साहब वीडियो बना रहे हैं, 2 कैमरे मुनीर के साथ ऑलरेडी हैं, और इसके अलावा लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ, और एक है वीडियो कैमरा पुराना, मुनीर ने काफ़ी सेकेंड हैंड सस्ता ख़रीद लिया था, लेकिन इस दफ़ा अच्छा है वो कैमरा, जो है वो जो है अच्छा काम कर रहा है मुनीर की लाइफ में। चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। बस स्टैंड आ गया, बसें दिखा देना। नॉर्मल वीडियो है जी, नॉर्मल वीडियो है। यस ब्रो, ये बस स्टैंड है हैदराबाद का। कराची से जब भी आप आएंगे यहाँ पे उतारेगी वैन, यहाँ आपको कासिमाबाद के करीब उतारेगी। जाना जब भी होगा कराची या कहीं भी हैदराबाद से, आप यहाँ से जा सकते हैं। अब मैं हैदराबाद की बैक साइड की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पे एक नहर पड़ती है और टंडोला यार को रास्ता जाता है, उसके साथ टंडो आदम, टंडो हैदर, टंडो मोहम्मद की तरफ भी शायद यही रास्ता जाता है, क्योंकि बगैर मैप के बोल रहा हूँ। तो दिन बहुत गर्म है, अगर मेरे बस में होता तो मैं आपको दिखाता कि इस वक्त हम एसी में भी नहा रहे हैं। और नहाने से याद आया, बारिश देखते हैं कब होती है।
और फिल वक्त तो हैदराबाद और उसकी गलियां और कराची की तरह गटरों का पानी। हम चल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। बहुत वास्ट एरिया पे ये अड्डा जो है मौजूद है। अजद एक बात तो बताओ। जी भाई। जब मैं वापस आ रहा था, यहाँ पे निकल रहा था, तो अक्सर लोगों ने मुझे ये क्यों बोला कि भाई इतनी गर्मी है, क्या करोगे और क्यों जा रहे हो। ये कौन से सवाल है, ज़रा पता लगेगा। भाई ये वो सदियों पुराने सवाल हैं। इतनी ठंड है क्यों निकल रहे हो, ठंड लग जाएगी, इतनी गर्मी है लू लग जाएगी, बीमार हो जाओगे, क्या करोगे। तो आइडियल टाइम क्या होता है? आइडियल टाइम वो होता है जब आपका दिल चाहा, आप में हिम्मत है, ताकत है, आप निकल गए। ना गर्मी आपको कुछ कहेगी, ना ठंड आपको कहेगी। हम एक्सट्रीम वेदर में ईरान में भी जाते हैं जहाँ -20 भी हमें मिलता है, और पाकिस्तान में हम शदीद गर्मी में भी घूम लेते हैं, ज़ियारतें कर लेते हैं, क्योंकि हमारा शौक़ है। शौक़ के आगे गर्मी या सर्दी कुछ नहीं होती है। आपका अज़म होता है, जद्दोजहद होती है, और थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस होती हैं। प्रिकॉशन माने एहतियात होती है जो हम करते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छा सरवाइव कर लेते हैं। क्या कहोगे भाई? असद एक और बात बताओ। जी भाई। मुनीर की बीवी जो है वो 2-3 दिनों से कह रही है कि भाई कितनी गर्मी है, बारिश हो जाए तो अच्छी बात है। फिर पिछले साल बारिश हुई तो मुनीर की बीवी मेरे पास आई और कह रही है कि भाई बस बहुत हो गई, अब तो मैं कहती हूँ ऊपर वाला बारिश जो है वो बंद कर दे। तो ये मुनीर की बीवी जैसी जो मसले हैं, ये चीज़ें क्या है भाई? इसको मैं बोलूँगा दिमाग के लोचे, क्योंकि दिमाग जो है वो किसी भी हालत में, मैं वही अक्सर अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ, लोगों को भी, कि हमें सर्दी में गर्मी चाहिए और गर्मी में सर्दी चाहिए। इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं है। थोड़ी सी ठंड ज़्यादा पड़ जाए तो हीटर चाहिए, गर्मी पड़ने लग गई है तो एसी चाहिए। इंसान को खुद नहीं पता उसको क्या चाहिए, बस वो भागे जा रहा है अपनी ख्वाहिशात की तरफ। हमारा जो ख्वाहिशात है वो इतनी अनलिमिटेड है कि हमें एक जगह पे टिकने नहीं देती। भाई आप इसको ख्वाहिशात कहोगे या नफसियाती बन कहोगे? भाई नफसियात प्लस ख्वाहिशात मिल के इंसान बनाते हैं। लोग कहते हैं जब तक ख्वाहिशें नहीं होगी तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। ख्वाहिश होना ज़रूरी है। ये हैदराबाद की तरक्की भी हो रही है साथ साथ, और ठीक ठाक हो रही है तरक्की माशाल्लाह से। यहाँ के लोग आती हैं इस गर्मी के, कराची में ज़रा कम पड़ती है गर्मी, मगर पड़ती तो है, तो हमें ये थोड़ी सी ज़्यादा फील हो रही है। मगर यहाँ रोज़गार और लोगों की जो मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो नॉर्मल ही है। इस वक्त हम रोड का तो मुझे पता नहीं है किस जगह पे आ गए। मुझे ये पता है कि ये पीछे वाला रोड है, इधर चेज़अप भी आपको मिलेगा, इधर आपको और भी मॉल्स मिलेंगे। लेकिन भाई मैंने देखा है हैदराबाद अच्छा शहर है। हाँ, पहले से भाई बहुत तरक्की कर गया है, और इसका भी दिन ब दिन वॉल्यूम जो है, साइज़ बढ़ता जा रहा है कराची की तरह। और मुझे लगता है एक वक्त आएगा कराची नूरियाबाद से और हैदराबाद नूरियाबाद से मिल जाएंगे, और फिर ये ट्विन सिटी कहलाएंगे। अभी भी कहलाते हैं, पहले फिर ज़्यादा होगा कि दीवारें भी आपस में मिली हैं, घर भी मिले हुए हैं। टमाटर दे साइन बोर्ड आएगा। जी जना, फाइनली हम गुलाब लगारी पहुंच गए हैं, और जैसी गर्मी चल रही है, और जैसे हम निकले थे तकरीबन 1:30 बजे निकले थे, और इस वक्त 3-3:15 हो रहे हैं, तो तकरीबन 1.25 घंटे में यहाँ पहुँचे हैं। कुल मिला के 2 घंटे में हम आराम से सस्ताते हुए
आइसक्रीम वगैरह खाते हुए, पानी ठंडा पीते हुए, गर्मी के थप्पड़ महसूस करते हुए हम फाइनली गुलाब लगारी की मार्केट में पहुंच गए। अब यहाँ से आगे हमने बीबी माहम के जाना है। बीबी माहम कुछ साल पहले बीबी माहम कुछ साल पहले ही ज़ाहिरियत में आई हैं और कहा जाता है कि पिछले 25 साल से वो मुख्तलिफ़ लोगों के ख्वाब में आकर अपनी ज़ियारत करवा चुकी है और उसके साथ साथ अपने बारे में बहुत सी मालूमात दे चुकी हैं और बहुत से लोगों ने इन पे बहुत सारी रिसर्च भी करना शुरू की और मुख्तलिफ़ रस्तों से लोग आना शुरू हुए और इनकी आहिस्ता आहिस्ता कब्र मुबारक जो एक तख्ती है वहाँ जो सबूत है उसको लेकर लोग बहुत सारी बातें करने लगे। फिर एक वक्त आया वो तख्ती के सैंपल और वो नाम सब ईरान भेजे गए ताकि तस्दीक हो सके। उसमें भी कुछ अरसा लगा, कुछ साल लगे। जब वहाँ से तस्दीक होकर आया तो फिर यहाँ पर नशर हुआ कि एक इमामज़ादी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि बीबी माहम के नाम से मशहूर है। तो गुलाब लगारी को कोई नहीं जानता था, इस कस्बे को। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की नज़र में आने लगा और अगर आप टंडो हैदर से आएँ तो आपको ये रास्ता तकरीबन 50 किलोमीटर के करीब पड़ेगा और अगर आप टंडोला यार से चंबड़ से गुलाब लगारी आए तो ये तकरीबन आपको 60 किलोमीटर पड़ेगा। तो हम 10 किलोमीटर बचाने के लिए हम वहाँ से चले। गर्मी में आपको पता है 10 किलोमीटर भी बहुत अहमियत रखते हैं और हमने सेलेक्ट किया रूट। इस वक्त हम टर्न हो चुके हैं गुलाब लगारी के अंदर, आबादी से होते हुए आबादी से पीछे की तरफ निकलेंगे जहाँ पे हमारी बीवी बसती हैं और अभी भी बहुत से लोगों की कायाज क्या कहते हैं भाई? अज़द, मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। अज़द, क्योंकि मैं सूफीज़म और हिस्ट्री और ख़ास तौर पे वह अहले बैत की दास्तानें जिनको जानने के बाद भी छुपा दिया गया, यहाँ तक कि सिंध में भी और हर जगह पे, मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि इतनी मेहनत के बाद, जानने के बाद, इतने सालों 15-20 साल इमामज़ादों के पास जानने के बाद, क्या आम इंसान को ऐसा लगता है कि हमें किसी चीज़ की पहचान नहीं है या हम कुछ जानते ही नहीं है? एक छोटा सा जुमला जो वो भेजते हैं उसकी थ्योरी और उसके बारे में मुझे बताओ कि वो ये बात क्या कहना चाहते हैं कि कहाँ लिखा है। ये जो कहाँ लिखा हुआ ये लोग लिखते हैं, किस किताब में लिखा हुआ है, इसकी लॉजिक समझा दो कि वो बंदे क्या कहना चाह रहे हैं या उनका मेंटली लेवल क्या है या वो तनकीद किस बात पे कर रहे हैं। भाई मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं। लोग अपनी छोटी सी मेमोरी, छोटी सी मालूमात, चंद अल्फाज की, उसके तहत जो है वो बहुत सारे नतीजे अखज़ करते हैं और समझते हैं कि बहुत कुछ पता है और वो एकदम बहुत से नई कोई भी ज़ियारत के बारे में सुनते हैं तो एकदम बहुत सारे उनके जहन में सवाल पैदा होते हैं कि ये ऐसा क्यों है और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है। पहले तो हिस्ट्री में लिखा नहीं था, अब कहाँ से आ गया, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो मुझे किताबों में तो नहीं है। मुझे एक बात बता दो कि अगर आप हिस्ट्री की बात करते हो तो तुम मुझसे पहले और मुनीर मुझसे पहले मौला अली के बारे में कितना जानते थे? और मुनीर क्या जानते? मुनीर बता भाई, बता भाई। हम तो यही जानते थे कि मौला अली खलीफा है, चौथे खलीफा है बस, और हजूर के दामाद है बस। मौला अली के बारे में इतना ही जानते थे। तो इसका मतलब है जैसे जैसे हम इस रास्ते पे चले वैसे वैसे ये रास्ते और ये अहले बैत का पूरा ख़ानदान हमारे सामने आता गया, हम उसको लेते रहे और उनको जानते जानते आज इतना सफ़र कर चुके हैं, इतने इमामज़ादे और बीबियों से मिल चुके हैं कि हमारे वो जहनों से वो सवाल, वो सारी उलझनें ख़त्म हो चुकी हैं।
आप सामने देखें एक छोटा सा जंगल कितना अच्छा लग रहा है और कितना मज़ा आ रहा है। पत्ते पत्ते तरफ क्या ही अंदर ठंडी हवा होगी। बहरहाल लोगों की अपनी दास्तानें हैं, लोगों के अपने किस्से हैं। भाई हम जल्दी तो नहीं मुड़ गए, वो रास्ता है मेरे ख्याल से। नहीं वो वाला पूरा ये नहीं सामने मोड़ा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता थी, आहिस्ता आहिस्ता पता लगी। लोग जो है बेसिकली भाई टाइम नहीं गुजारते, टाइम मतलब वीडियोस देखें, मालूमात लें, विकीपीडिया चले जाएं, चैट जीपीटी से पूछ लें, अपने बड़ों की महफिल में बैठें। वो चाहते हैं बस शॉर्ट में उनको रील में हर चीज़ मिल जाए। तो ढूंढने से खुदा मिलता है, बट हम चाहते हैं कि छोटी सी रील में ही हमें सब कुछ मिल जाए। ये मेरे सामने बिल्कुल बीबी माहम का दर आ गया है, अगा माणू गोट में इस वक्त हम आ गए और यहाँ पे भी काफ़ी तामीरात हो रही हैं और यहाँ पर औकाफ के थ्रू बीबी का दर जो है वो तामीर हो रहा है। अभी हम इंटर हो गए, ये साथ लेफ़्ट साइड पर वज़ू खाना है, फिर सामने मेहमान खाना बन रहा है। कैसा महसूस हो रहा है जब फर्स्ट टाइम आए थे बीबी की ज़ियारत पे और अभी आए? भाई वो जो फर्स्ट टाइम था ना, वो फर्स्ट टाइम था। क्या कहते हो? एक मिनट रुको। वहाँ पे ना मेरे ग्लासेस हो गए, ग्लासेस नहीं एक ऊपर रखे थे मैंने। हाँ हाँ देते तो भाई निकलो भाई। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। उम्मीद है आप सही होंगे। और रास्ते में हमने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई, रास्ता काफ़ी ख़राब मिला हमें और सीनरी अच्छी थी बट रोड ख़राब था तो वीडियो में मज़ा नहीं आ रहा था। इस वक्त हम अगा माणू गोट पे पहुंच गए और यहाँ पर बीबी माहम को सलाम करने आए, उनसे मुलाकात है और उनके दर पे हम हाज़िरी देंगे और अपना आपको सरनगू करेंगे ताकि हम एक इमामजादी के दर पे अपनी हाज़िरी कबूल करवा सकें और अपनी जो भी मनाजात हैं, हाजात हैं, वो हम पूरी कर सकें। जैसे जो भी हमारी वीडियोस को इस वक्त फॉलो कर रहा है, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि हम उनको ज़ियारत करवाते हैं जर्नी ऑफ फेथ के थ्रू। ये मेरे इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन जारी है, कंस्ट्रक्शन है, देखें खाने भी बन रहे हैं ऊपर नीचे और ये वक्ती तौर पे बनाया गया है। ये वॉशरूम्स हैं, वज़ू खाना है इधर और ये एक क्योंकि पहाड़ी पर है ये शुरू में, फिर आगे जाके थोड़ा सा डाउन है और यहाँ पे मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का। यहाँ पे अगा माणू गोट की भी कहानी है, उसके बाद यहाँ पे कुछ औलिया हैं उनकी भी कहानी है, फिर यहाँ पे कुछ ऐसी कब्रें हैं या कब्रिस्तान है जहाँ की हड्डियाँ बाहर आ जाती हैं, वो भी एक अलग कहानी है। उसके साथ साथ यहाँ और भी बहुत से ऐसे मसाइल या चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के हिसाब से, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। आगे चलते हैं। हमने बहुत, मेरी जो इनिशियल वीडियो थी 4-5 साल पुरानी, उसमें हमने पूरे यहाँ की अलग अलग चीज़ें बताई थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीबी माहम, तो हम उसी को देखेंगे। इससे पहले कि मेरे गैजेट्स एक एक करके हीटअप हों, हम आगे बढ़ते हैं। मुख्तलिफ़ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये रास्ता भी बनेगा। पहले बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है,
क्योंकि यहाँ आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से चंद सालों के अंदर ही काफ़ी लोगों को आगाही हुई है और बीबी की ज़ाहिरियत लोगों को पता लगी है, जिसकी वजह से यहाँ दूर दराज से काफ़िले आते हैं और लोग यहाँ ठहरना चाहते हैं और यहाँ क़याम करना चाहते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे बीबी का जो दर है वो औकाफ जो हमारा एक इदारा है जो मज़ारात को प्रोटेक्ट करता है, मज़ारात की में जितने भी मज़ारात आते हैं उनके इंतज़ामात, वहाँ की सफाई, वहाँ के लंगर खाने और वहाँ के जो भी मजाविर होते हैं उनकी देखभाल उनको रखता है। और उस दरगाह के लिए या उस ज़ियारत की रखवाली के लिए जो भी पॉसिबल चीज़ें होती हैं वो करता है। यहाँ ये कदीम पुरानी अलम काफ़ी सालों से है और इस अलम की भी एक कहानी है और ये बाद में आने वालों के कुछ साल पहले ये दोबारा लगाया गया यहीं पर, पुराना उतार के तो साइड पे रख लिया था। कुछ नहीं बोलना। दरगाह बीबी माहम बिनते मूसा काजिम। ये हम लोगों को तो इजाज़त नहीं है रहने की। नहीं रहते हैं, आप ले आते हैं जो रहते हैं उनको कोई मना अच्छा, खाना वाना खुद ही पकाते रहते हैं। जी। ये मैं तकरीबन साल बाद आया, अभी तो औकाफ में गया, सुना है बन रहा है। जी हाँ, धर्म पाक का काम भी हो रहा है। ये सारी जितनी भी जगह बनाई हैं सब महकमे औकाफ वाले बना रहे हैं इंशाल्लाह। यहाँ भी बनेगा इंशाल्लाह। मेहरबानी। साईं का तारुफ। साईं, तो ये पास में ही गांव है। आपका नाम? सैयद मुनव्वर काजी। कितना अर्सा हो गया साईं यहाँ सर आपको? मुझे ये 9 साल हो गए इमाम हुसैन की सबील चलाते हुए यहाँ पे। यहाँ पर पानी की बहुत तकलीफ थी, यहाँ का जो ज़मीन का पानी वो बहुत कड़वा है। खारा तो ये जी हाँ, तो ये सबील का जो इंतज़ाम है ये थोड़ा बाहर चलाते हैं। सही। ये मौला हुसैन की सबील का इंतज़ाम किया हुआ है। तो यहाँ आप 24 घंटे होते हैं जी वाह। और यहाँ पे कुछ लोग रुकते भी हैं आके रात को? जी बिल्कुल रुकते हैं। तो यहाँ सुना है कुछ जितने भी काफिले हर जगह हर इंतज़ाम है। महफूज है इलाका लोगों के लिए, अगर जी, कराची बिल्कुल। से आए या लाहौर से आए? बिल्कुल हर तरह से ये महफूज है। यहाँ पे महकमे औकाफ का एक खादम भी होता है, रात को चौकीदार भी होते हैं, रात को पुलिस भी होती है। 24 घंटे यहाँ पर पुलिस की भी ड्यूटी है। अच्छा जी सही। तो साईं कुछ कहना चाहेंगे लोगों को जो यहाँ आते हैं ज़ियारत पर कि वो कुछ अदब का ख्याल रखें? मुक़द्दस जगह है और ज़्यादातर जो सही यहाँ पर लोग आते हैं तो जहाँ पीछे की साइड पे जो हड्डियाँ पड़ी हुई हैं तो उन हड्डियों के बारे में काफ़ी कुछ लोगों के तासुरात होते हैं। कुछ कहते हैं कि ये बीबी के दुश्मन हैं और इनके ऊपर अल्लाह की तरफ से अज़ाब है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर मदद खान पठान आया था जिसने शहर को लूटा था, तो ये जो हड्डियाँ हैं ये उन पठान ने उनका कत्ल किया। सही। क्योंकि मैं जब काफ़ी साल पहले आया था, 6 साल पहले यहाँ जी 2020 में 19 के आखिर में, तो हमें पता लगा था कि बहुत सारी यहाँ पे हिंदू सिस्टम भी था किसी ज़माने में, उसकी भी जी हाँ। खबरें थी। क्योंकि जी कुछ हाँ। हिंदू ऐसे भी हैं जो दफनाते थे उस ज़माने में, जी। कुछ जलाते भी थे यहाँ पर। फिर यहाँ पे जो है वो सुन्नी सिस्टम भी रहा, फिर और भी सिस्टम यहाँ पे रहे जी, जी, जी। जो इर्द गिर्द में मज़ार हैं सारे और दूसरी चीज़ें हैं इर्द गिर्द में, कहानियाँ हैं। तो बहुत सी कहानियाँ ज़ाहिर लोग जोड़ते हैं बहुत कदीमी है सही, क्योंकि इसकी तारीख जो है वो ये बहुत पुराना है। क्योंकि मेरे हिसाब से बीबी माहम यहाँ सबसे पहले आई हैं। पठान आगे और फिर बाकी जो ये लोग आ बाद गए, में। ये सरकार जो है ये इंडिया से इस तरफ आ गए, जी तो ये बहुत बाद के, क्योंकि ये पहले ये एक इलाका था हस्ता बस्ता, जी, जी। ये शहर था बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर उस शहर में जो है वो बहुत सारे यहाँ तरीके थे जो हम जानते हैं। बीबी तीरंदाज बहुत अच्छी थी, जी। तलवार बहुत अच्छी चलाती थी। तो बीबी जब यहाँ पे आई तो तकरीबन 8 साल से 12 साल की उम्र थी 9 साल बीबी की उम्र है। तकरीबन, और फिर जो है यहाँ कुछ साल रही है और तकरीबन 18 साल हमारी मालूमात के हिसाब से 18 साल की थी जब वो यहाँ पे लड़ते हुए शहीद हुई हैं। जो उनकी अब्बासी दौर में, बहुत बहुत मेहरबानी, अब्बासी दौर में जब उनके यहाँ बुपुरी और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं उच्च से या मुल्तान की तरफ से यहाँ आए, उन्हें पता लगा कि एक अहले बैत की बीबी जो है वो यहाँ पे क़याम है, तो फिर उन्होंने वहाँ भेजा। क्योंकि उस ज़माने में अहले बैत के नाम के यानी कि सर के ऊपर पैसे बहुत थे, जैसे आज के दौर में
बहुत से लोगों के जो है वो पैसे रख दिए जाते हैं, तो लोग फिर उन्हें ढूंढने लग जाते हैं या मुखबरी करते हैं। तो अब्बासी दौर में ये बहुत रहा और उस दौर में अहले बैत को चुन चुन के जो है वो शहीद किया गया। तो बीबी भी उसी दौर की कहानी है, क्योंकि ये इमाम मूसा कासिम की इमाम मूसा कासिम की ये सबसे छोटी बेटी हैं और बेटियों में। और जब ये यहाँ पर आई, जैसे मैं बता रहा था, 8 से 12 साल उम्र थी। कुछ लोग 9 भी कहते हैं, 12 भी कहते हैं, 8 भी कहते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे वो 4-5 साल रहीं और यहाँ पे उन्होंने दरस निज़ामी यानी कि कुरान भी पढ़ाया, अदब भी सिखाया लोगों को उस ज़माने में। और ख़वातीन बहुत गर्विदा थी उनकी बीबी की, और ये मशहूर हुई मदीने वाली बीबी के नाम से। और ये जितना भी सेटअप है ये बाद में है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पहला मार्का हुआ था वो बीबी महम का शहादत का सीन हुआ था, कि जब किसी ने बीबी की यहाँ मुखबरी की और फिर यहाँ पे कुछ लोग आए और उन्होंने यहाँ पर बीबी को शहीद करना चाहा, तो बीबी ने रेजिस्टेंस की और फिर उसके तहत बीबी ने कुछ तीर भी चलाए और फिर लड़े भी। और यहाँ पे बीबी के साथ खातिब भी थे, उनका भी हमने पहली वीडियो में बताया। आगे जाकर उनका भी एक कब्र मुबारक है, और वो कब्र मुबारक जो है ये देखें, अंदर पिलरिंग हो गई है, अंदर गार्डर जो है वो निकाल दिए गए। और ये देखें काम आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, और यही गार्डर जो है आगे चल के बुनियाद बनेंगे। और क्योंकि ये इलाका ऊंचा नीचा है और यहाँ बहुत से लोगों को बहुत से महफूजात भी थे कब्रों के हिसाब से, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए बीच का रास्ता निकाला गया है। और यहाँ पे पिलरिंग करके जो है यहाँ पे ऊपर छत डाल दी जाएगी, नीचे ये कच्ची ज़मीन रहेगी। ऐसे ही है ताकि जो लोग एतराज़ करते हैं बीबी के यहाँ पे कि हमारे अजीज़ों की कब्रें भी हैं, हालांकि मैंने देखा है ईरान में ऐसी कब्रें रास्ते में आती है, वो खुश होते हैं कि इमामज़ादे या इमामज़ादी के दर पे हमारे कब्रों के ऊपर से चढ़कर जो है लोग जाएंगे और हाज़िरी देंगे, और हमें कितना सवाब मिलेगा कि हमारी कब्रों से वो चल के बीबी के दर तक या इमाम के दर तक या इमामज़ादों के दर तक पहुँचे हैं। मगर हमारे पाकिस्तान में ज़ाहिर है साइको अलग है और सोचने का तरीका अलग है, अमल अलग है, तो इसी वजह से यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये कुछ आपके सामने है लिखा हुआ तामीरात के हिसाब से, और किस तरह बीबी यहाँ पे आई और क्या क्या यहाँ पे हुआ, और कुछ लोगों के नाम भी यहाँ पे मौजूद हैं, अंजुमन भी हैं जिन्होंने ये किया। और इसी तरह मुनीर संगे बुनियाद पे आजा, इसी तरह महकमा औकाफ वाले हैं सैयद रियाज हुसैन शाह शराजी, उन्होंने मजहबी अमूर के हैं ये, उन्होंने यहाँ पे संगे बुनियाद रखा है कुछ अर्से पहले, यानी कि 1 साल पहले तकरीबन, और 1 साल पहले ये संगे बुनियाद रखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की फिजिबिलिटी बनाई। बहुत से यहाँ पे इशू रोज़ ब रोज़ क्रिएट हो रहे और रोज़ ब रोज़ सॉल्व भी होते जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं, मगर उम्मीद और खुशी की बात यह है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, और कुछ ही सालों के अंदर, या महीने तो मैं नहीं कहता, सालों के अंदर यहाँ पर एक बहुत अच्छा बीबी का दर होगा, जिसमें लोग बड़ी शान और शौकत से आएंगे, अभी भी आते हैं और यहाँ हाज़िरी देते हैं। और ये बीबी के कहते हैं कि कुछ खिदमत गुजार थे, ये उनकी कब्र मुबारक है, इसमें मेल फीमेल दोनों हैं, और कुछ की अंदर है। बस बंद कर। उसकी अंदर कराची में बात हुई ना कि कहाँ है क्या है, ये जब आप इनके अंदर अपनी आप को डाल देते हैं तो वो कुछ भी अंदर फैलते हैं।
लेकिन ये कितना था दूर, तो मैं ढूंढ के आया और मैं खुश आया। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी तकलीफ़ें देखी, लेकिन जब मैंने अहले बैत की तकलीफ़ें और परेशानियाँ सुनी तो मुझे अपना गम हल्का सा लगने शुरू हो गया। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ और मैं काफ़ी परेशान रहना शुरू हो गया। उस तकलीफ़ से गुजरना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। नींद, परेशानी, खाना, सब चीज़ें कम हो गई। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि मेरा इलाज क्या है। अचानक ही इनमें से एक ने आवाज़ दी कि बीबी माम के पास चलती। दूसरे ने आवाज़ दी, फिर तीसरे ने आवाज़ दी। मेरे अंदर से इनसे बढ़कर मेरा गम समझना, तसल्ली देना और किसी इंसान के पास नहीं। आज मैं एक इमाम से भी मिल के आया जिसका ज़रूर एक टाइम होगा कि आप लोगों के लिए होगा, लेकिन अभी उनसे मेरी मुलाकात हुई। इन सब ने बुलाया क्योंकि मेरी तकलीफ़ यही समझ सकते हैं, यही देख सकते हैं। इनके दरों पे आने के बाद एक सुकून सा मिलता है। रात से एक अंदर ठहराव से आ गया। सबने कंधा दिया, लेकिन जब इनसे मिलने आया तो एक रूह में सुकून आ गया। ये मेरा और इनका इश्क है। रात से एक मुतमीनपन आ गया। 2 हफ्ते से एक बेचैनी थी, वो ख़त्म हो गई। आज ऐसा लगा कि इन्होंने गले लगाया और तसल्ली दी। ये होता है इनका और मेरा रिश्ता। क्योंकि इनसे रिश्ता मेरा वो वाला है जैसे आपके अपने रिश्तेदारों से। और इनके आवाज़ लगने से मुझे एहसास हो गया कि ये चाहते हैं कि मैं इनके पास आऊँ और अपना गम इनके साथ शेयर कर सकूँ। जब मैं पहली दफ़ा बीबी माम के पास आया था तो मेरी बीबी माम के रोज़े पे एक चादर भी नहीं थी। आज मैं देखता हूँ कि मेरी बीबी माम का रोज़ा बन गया। एक तसल्ली हो गई है कि जैसे मुझे ईरान में इमामजादियाँ मिलती हैं बड़े बड़े रोज़ों में, मेरी अभी नज़र पड़ी कि बीबी पाक दामन का रोज़ा भी इतना खूबसूरत बना। बस मैं कहता हूँ कि बीबी माम का रोज़ा बन जाए तो शायद हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर सकें इस ज़मीन के लिए जिस ज़मीन पे इन बीबी ने पनाह ली और ये यहीं पे दफन हुई। और जब इनका रोज़ा बनेगा इसमें किसी ने भी जो हिस्सा डाला होगा, तो आप खुद सोचो कि ऊपर जाने के बाद वो अहले बैत के सामने खड़ा होगा और अहले बैत खुद बोलेंगे कि इसने हमारे अहले बैत का एक पत्थर रखा, इसने अहले बैत के ज़ाहिर को पानी पिलाया, इसने वहाँ पे मजावरी की। ये खिदमत वो है जो वहाँ पे आपका सर ऊपर कर सकेगी। ये बीबी कि रोज़े में जितनी भी रुकावटें जो भी कुछ है
लेकिन कहते हैं कि अहले बैत की रोज़ी के लिए हर सदी में खुदा ने एक इंसान मुकर्रर कर दिया जाता है और वो बंदा अपनी ज़िंदगी छोड़ के उस रोज़े की खिदमत में लग जाता है। इनकी ज़ियारतें खुदा ने ज़िंदा रखी, बादशाहों ने अपनी ज़िंदगियाँ लिखवाई और मकबरे बनाए। आज उनके मकबरों पे कोई नहीं है। खुदा ने इनको ज़िंदा रखा और खुदा ने जिन्हें चुना उन्होंने आके अपनी ज़िंदगी इनके रोज़ों को मखसूस किया। कहते हैं कि वो इनको इनकी कब्र में रिज़्क देते हैं और ये लोगों को रिज़्क बांटते हैं। अगर सिंध के लोगों ने अहले बैत को हिफाजत दी, क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उनकी कब्र मुबारक बना के इन तक लोगों तक पहुँचाएं और इनकी कब्र मुबारक को छोड़ने के बाद जितने लोग आए उनकी दुआएं हमारी ज़िंदगी में लगें। इसे खिदमत कहते हैं, इसे इंसानियत कहते हैं, इसे आशिक़ रसूल कहते हैं और इसमें अहले बैत का इश्क कहते हैं। इन्होंने ज़िंदगियाँ दी, हमने भी इनकी खिदमत में ज़िंदगियाँ दी। आज इन्होंने एहसास दिलाया कि मेरी माँ के मरने के बाद आज भी इनका कंधा मेरे गले में है और मैं एक इमाम से मिलके, एक बीबी से मिलके और आगे सारे लाल से मिलने जा रहा हूँ। यही मेरे रिश्ते हैं और मैं चाहता हूँ कि इनकी ज़ियारतों पे मेरी आंखें खुली हैं और मेरे पर्दे होने के बाद, आंखें बंद करने के बाद जब मैं आंखें खोलूँ तो मेरे इर्द गिर्द भी वही लोग हैं। इसे इश्क कहते हैं। आम जिंदगी गुजारना, हर चीज़ पूरी करना, इनसे मांगना, ये आंखें बंद करके भी आपके हाथ में रख देंगे, लेकिन इनके यहाँ पे अपनी पहचान बनाना बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा तकलीफ़ वाला हिस्सा इन बीबी माँ के यहाँ पर आपसे शेयर करूँ, क्योंकि मैं उस दिन भी तकलीफ़ में था जब मैं पहली दफ़ा बीबी के यहाँ पे आया था और उसी पीरियड में एक हफ्ते पहले मैं बीबी कुम के रोज़े से आया था और जब मैंने इस रोज़े को देखा तो मेरा दिल तड़प उठा था। आज इन्होंने मेरे घर में मेरी तकलीफ़ देखी तो इन्होंने अपने पास बुलाया। ये इश्क होता है। अभी भी अकल में नहीं आएगी, फिर कभी भी नहीं आएगी। मैं आपका दोस्त आसिम हूँ। जी ये मोला रजा के कदम है, वो मोला रजा के हाथों में लिखा हुआ नक्शा है। ये इमाम रज़ा के हाथों की तहरीर है जो एक पत्थर पे लिखी गई है और ये भी आपको दर पर यहाँ पे लाया गया है मस्जिद मुक़द्दस से। और ये मौला रज़ा के कदम मुबारक हैं जो निशापुर पे छपे हुए हैं। आपको अक्सर ये वहाँ पे मिलेंगे तोहफ़े की दुकान पर, तहाइफ़ की। ये वो असल निशानी है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था कि एक पत्थर मिला और जहाँ पर बीबी के होने का सबूत मिला और ये अब नई तख्ती है उन्हें ऊपर को जो कि बीबी की बनाई गई है और ये आगे जाकर ये भी तब्दील हो जाएगी और यहाँ पर एक और तख्ती आ जाएगी जब इनकी ये तुरबत मुकम्मल हो जाएगी। इनका जो लिखा हुआ है 180 हिजरी लिखा हुआ है। ज़ोहर के वक्त इनकी शहादत हुई क्योंकि जैसे 170 है, माज़रत चाहता हूँ, 170 हिजरी लिखा हुआ है। अब्दुल्ला शाह गाज़ी तकरीबन जो है वो 120 हिजरी में यहाँ पर आए थे और उसके बाद वो यहाँ पे तकरीबन 6 से 12 साल रहे और फिर उनकी तकरीबन 40 या 42 में 100 में उनकी शहादत हुई और बीबी
जो है यहाँ पे तकरीबन कहते हैं कि 3 से 4 साल रहीं, और जब उन पे हमला हुआ और फिर उन्होंने नेज़ाबाजी तीर अंदाज़ी की और फिर उन्होंने तलवार से लड़ी और लड़ते लड़ते इस जगह पे अपने खादिमों के साथ शहीद हुई और फिर इस दुनिया फ़ानी से वो गायबियत में चली गई। आज ये दर इस बात का सबूत है कि अहले बैत जिस भी हालत में हैं, जैसे भी थे, जो अल्लाह के रास्ते पे थे, आज वही अल्लाह के उसी रास्ते पर है जहाँ वो लोगों को अपनी तरफ लेकर आते हैं, बुलाते हैं, रहनुमाई करते हैं और फिर उसी रास्ते पे डाल देते हैं जिस रास्ते पे ख़ुद वो उस वक्त भी मौजूद थे और इस वक्त भी मौजूद है। ये वो छोटे छोटे दर हैं, अल्लाह के नुमाइंदे हैं जो अल्लाह की तरफ लेके जाते हैं। ये वो रोशनी के मीनार हैं जो अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लोग इनकी तरफ खींचे आते हैं। बेशक वो अपनी हाजतें मनाजात लेकर आते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब वो आते रहते हैं तो रूह साफ़ हो जाती है और वो इल्म की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, उनका अकीदा पक्का होने लगता है और फिर वो इन दरों से आगे दरों पे जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने खालिक हकीकी की तरफ चले जाते हैं, पंजतन बाग की तरफ चले जाते हैं और फिर पंजतन बाग ही उनकी रहनुमाई करते हैं। ये वो रोशनी के मीनार हैं, ये वो मोती हैं जो दूर से चमकते हैं। लोग इनके पास आते हैं, अपने आप को सामने पेश करते हैं और अपने आप को सरनगू करते हैं। ये मुख्तसर सा टूर, ये मुख्तसर सी हाज़री ये बताती है कि जब आप किसी के दर पे जाने लगते हैं, ख्वाह वो इमाम हों, इमामज़ादे हों, बीबियाँ हों, शहज़ादियाँ हों, इमामज़ादियाँ हों, जब उनके दरों पे जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनका और आपका एक रिश्ता बनना शुरू होता है और वो रिश्ता ही वो बुनियाद बनता है जो आपको उनकी तरफ खींचता है, क्योंकि इन्होंने अपना घर बार, अपना मुल्क, अपनी हर चीज़ अल्लाह की खातिर छोड़ी और उस वक्त निकले। जो भी हालात इनके साथ हुए और जैसे जैसे ये उस वक्त में रहे, आज ये बेशक आपको जंगल में नज़र आता है, किसी ज़माने में ये एक शहर था और इस शहर में आकर ये बसी थी और यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो है यहाँ पर लोग आबाद थे। उस वक्त का जो दौर था देखा जाए तो प्योरली हिंद था, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग भी नहीं हुआ था। उस ज़माने में गैर मुस्लिमों ने जो है वो अहले बैत का साथ दिया। क्यों दिया, ये हम कई अपनी वीडियोज़ में बता चुके हैं कि मौला जब यहाँ पर आए तो उन्होंने मुख्तलिफ़ उस वक्त के महाराजाओं से, राजाओं से अपने ताल्लुकात बनाए, क्योंकि तिजारत के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, फ़ौजी भी एक्सचेंज होते थे और बहुत से फ़ौजी भी हायर यहाँ से होते थे आजकल के, या सिपाही कह लें आप या लड़ने वाले। तो इस तरह मौला भी यहाँ कई बार आए लड़ने और वो भी किसी के थ्रू आए और फिर उनसे लिंक बने और इस तरह मौला ने भी यहाँ अपने बहुत सारे लिंक बनाए, क्योंकि मौला की वो शख्सियत थी जो दूर से ही जो देख लेता था वो उन पे जो है वो वारी चला जाता था, यानी कि वो आशिक हो जाता मौला का। क्यों? क्योंकि जब अरब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ूल हुआ और वो जब आमद हुई उनकी, तो उस वक्त जो अजायबात हुए या मौज़े हुए अल्लाह की तरफ से, वो मौज़े यहाँ पे भी देखे गए। जब हजूर ने चाँद को 2 टुकड़े किया तो वो मौज़ा यहाँ पे भी देखा गया और यहाँ पे भी वो हुआ। तो वो बातें बहुत तेज़ी से फैली और यहाँ पे महाराजाओं को हुआ कि यार कौन ऐसा अरब में आया है जो जिसको भी मिलता है वो उसका आशिक हो जाता है और वो इतना शफीक है, वो मुख्तलिफ है आम लोगों से, उसकी बात, उसकी हर चीज़ बहुत नायाब है। तो बहुत से लोगों ने यहाँ ख़ुद भी गए महाराजा, कुछ लोगों को भेजा, अपने नुमाइंदों को भेजा, फिर वहाँ से ख़बरें आई, फिर यहाँ से हजूर को ताइफ जाते थे, फिर यहाँ से जो है वो मौला हुसैन और हसन के लिए यहाँ से तोहफे बहुत जाते थे, मुश्क यहाँ से जाती थी और बहुत सारे मसाले, और जो मैंने कई वीडियोज़ में आपको बताया। तो बाज़ दफ़ा मैंने भी जिक्र किया कि हजूर भी यहाँ पर आए। अब बात वही है कि तारीख़ बहुत बाद में लिखी गई इस्लाम की, तकरीबन हजूर के पर्दा होने के बाद 150 साल के बाद तारीख़ जो है वो लिखी गई अब्बासीज़ के दौर में। उससे पहले कुछ ज़ुबैरीज़ की अपनी मनपसंद हिस्ट्री थी, उससे पहले बनी उमैया की अपनी हिस्ट्रीज़ थी। उन्होंने क्योंकि गवर्नमेंट चलाई, उनके अपने लिखने वाले थे, उन्होंने वो कुछ लिखा जो उन्होंने लिखवाना चाहा। हजूर के साथ, अहले बैत के साथ और उस कुंबे के साथ जो जुल्म उस ज़माने में इन लोगों ने किया वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था, यानी कि कहीं लिखा हुआ नज़र नहीं आता है और एक गैप बहुत बड़ा नज़र आता है। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको पता लगेगा जब इतने 100 साल के बाद, 150 साल के बाद तकरीबन लिखा ना शुरू हुआ तो वो बहुत सारी चीज़ें मिट चुकी थी। बहुत सारे लोग जो उस हजूर के ज़माने में थे वो जा चुके थे
और नया दौर आ चुका था, नई नस्ल आ चुकी थी, उसे इतना पता ही नहीं था। सुन सुनाई बातें थी और वो चीज़ें थी जो फ़र्ज़ी लिखी गई। इसलिए हमारे इस्लाम में कोई मैच्योर चीज़ नहीं है, मैच्योर रिटन मटेरियल नहीं है इतना कि जो सीधा सीधा हम बच्चों को पढ़ाएं और बच्चे समझ जाएं कि इस्लाम क्या है। हमें खुद आज तक समझने में इतनी प्रॉब्लम होती है, क्रॉस चेकिंग करते हैं, फिर कहीं जाके कुछ नॉलेज निकलती है। तो ये उन दिनों का वाक़या है जब मौला अली यहाँ पर आए और फिर यहाँ से जब वापस गए तो हजूर फ़तेह मक्का कर चुके थे और फिर मन कुन तो मौला हाजा अलीउल मौला का वो एक हुआ, एक आप कह लें कि वाक़या हुआ। और उसके बाद पूरी कहानी जो है वो दिनों के हिसाब से चेंज होने लगी और फिर देखते ही देखते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से पर्दा कर गए। और फिर एक इस्लाम में जो चीज़ हुई वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बात करते हैं 170वीं सदी में ये शहीद हुई। तो आप खुद देखें, अब्दुल्ला शाह गाज़ी उनके पीछे, ज़ाहिर है इमाम बाकर, इमाम जाफ़र भी आ चुके थे उस ज़माने में जब अब्दुल्ला शाह गाज़ी इस ख़ित्ते में मौजूद थे। तो इसी तरह इमाम मूसा काज़िम भी तकरीबन बच्चे ही होंगे। उसके बाद फिर इनके ज़ाहिर इमाम मूसा काज़िम के तकरीबन 39 या 38 बच्चे कहते हैं। तो उसमें से बीबी महम भी हैं। तो ये भी एक छोटी एज में इन्हें भी हिजरत करनी पड़ी मुख्तलिफ़ काफ़िलों की शक्ल में। और फिर ये यहाँ पर पहुँची किसी तरह, और यहाँ पर जिस राजा के पास आई ऑलरेडी उसके पास मौला अली का डेटा मौजूद था, मौला अली का रेफरेंस मौजूद था। वो कोई ना कोई रुका या कोई ऐसा रेफरेंस लेकर आई जो यहाँ के महाराजा ने उसको देखा और यहाँ उन्हें पनाह दी। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो रहने लगी और जैसे मैंने बताया वो कुरान भी सिखाती थी छोटी एज में। और उसके बाद ख़वातीन उनसे बहुत इंस्पायर थी और वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ मदीने वाली बीबी के नाम से मशहूर हो गई। और यही मशहूरी जो है वो इर्द गिर्द के इलाकों में जब चली तो आपको ओच शरीफ और आगे पाकपटन और यहाँ मुल्तान साइड पे पता लगा। और फिर कुछ लोग उनके ताक़ुब में यहाँ पर आए और देखा, जब पता लगा और उन्होंने जाके कंफर्म किया तो फिर कुछ लोग यहाँ पर आए और फिर उनसे उनकी जो भी छोटी लड़ाई हुई जिसमें उनके खादिम भी मारे गए और शहीद हुए और वो ख़ुद भी यहाँ पे शहीद हुई। और वो यहीं जो लोग उस वक्त बचे जो उनके चाहने वाले थे, फिर उन्होंने ही उनकी तदफीन की और तदफीन के बाद वो गैबियत में चली गई। जब गैबियत में गई तो उस गैबियत की क्या सबूत थे? वो सबूत के तौर पे एक तख्ती जो है उस दौर के ज़माने में जो उनके चाहने वाले थे उन्होंने वो तख्ती लिखी, तारीख लिखी और उसके बाद वो तख्ती भी उस कब्र मुबारक के साथ रख दी गई। वो आहिस्ता आहिस्ता वो तय के ज़मीन की तय में जाती गई। जैसे अभी खुदाई में पता लगा है कि कुछ तख्तियाँ निकली हैं कुछ लोगों की, और उससे पता लगता है कि ये तकरीबन जो है वो 1300 साल पुरानी तख्तियाँ हैं। जब गैबियत में वो गई हैं उसी के साथ ये तख्ती भी चली गई है। और जब सन 2000 में वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के आने लगी, मुख्तलिफ लोगों के ख्वाबों में आने लगी, अपना दीदार कराने लगी, अपने बारे में बताने लगी, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को हुआ, एक को नहीं कई लोगों के ख्वाब में आई। इवन मैंने भी किसी ज़माने में उनकी ज़ियारत की और उस ज़ियारत के बाद जो है मैं भी उन्हें ढूंढता इधर आया। और फिर यहाँ जो जुमले मैंने बोले कि एक वक्त आएगा कि बीबी का भी यहाँ बहुत बड़ा महल होगा, और आज वो सपना जो है मेरा वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि उस ज़माने में मैंने जो देखा, जो महसूस किया, उसमें यही था कि बीबी का भी बहुत बड़ा दर होगा। एक गायबियत में जाने के बाद ज़ाहिरियत बहुत लंबा पीरियड होता है। जैसे मैंने आपको अब्दुल्ला शाह गाज़ी का बताया कि ज़ाहिरियत उनकी शुरू 1930 में करते करते 1970 में जाके वो मशहूर हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका दर बना। और पहले जो लाल के जो मलंग थे उन्होंने जाके वहाँ तामीर की, जिनमें नादिर शाह मौजूद हैं, जो आपने मज़ार देखा उनका, वो जिस ज़माने में यंग थे और फिर वो गए और उन्होंने किस तरह वहाँ अब्दुल्ला शाह गाज़ी के पहाड़ को खोद के सीढ़ियाँ बनाई। ये मेरे आप उस व्लॉग में देखेंगे अब्दुल्ला शाह गाज़ी का सफ़रनामा, तो आपको पता लगेगा कि एक ज़ाहिरियत आसान नहीं होती, बड़ा मुश्किल मरहला होता है। क्योंकि एक अहले बैत इस ज़मीन बे नमूदार दोबारा से होता है, उसकी कब्र ज़ाहिर होना शुरू होती है। जो गायबियत में गई होती है उस कब्र मुबारक को कोई ख़ानदान देख रहा होता है, जिन्नात देख रहे होते हैं, गैर मखलूक हिफाजत में रखती है। और फिर एक वक्त आता है वो उसी ज़मीन में अपनी कब्रों में ज़िंदा महसूस होते हैं। क्योंकि जो शहीद होते हैं, आपको पता है कुरान में खुला खुला लिखा है कि अल्लाह उन्हें उनकी कब्र में रिज़्क़ देता है। तो जितने भी ज़्यादातर अहले बैत 99% जो हैं वो शहीद हुए हैं।
और वो अपनी कब्रों में मौजूद हैं और फिर ज़िंदा हैं और वो इबादत भी करते हैं, अल्लाह से रिज़्क़ भी लेते हैं। तो एक हमारी आंखों देखा हाल है कि बीबी आहिस्ता आहिस्ता इनका मज़ार और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इस इलाके में, और ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर भी मैं जाता हूँ तो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि यार एक इमाम मूसा कासिम की साहबजादी हैं, वो पाकिस्तान में ज़ाहिरियत उनकी हुई है, क्या आप गए हो? मैंने बोला मेरे चैनल पे ये नाम से उनकी वीडियोज़ है, आप देखें तो पता लगेगा आपको कि वहाँ कैसे ये सब कुछ चल रहा है। तो ज़ाहिरियत बीबी की जो है वो सन 2000 से शुरू हुई है और आहिस्ता आहिस्ता अब आहिस्ता आहिस्ता अरूज की तरफ जा रही है। यहाँ बीबी के पास वो ख़जाने मौजूद हैं जो वो उन प्यासों को देने के लिए बैठी हैं, जो इनके दर पे वो अकीदा लेकर आएंगे अहले बैत का, कि ये अहले बैत अल्लाह के वो नुमाइंदे हैं जिसमें अल्लाह बोलता है, जिनमें अल्लाह ज़ाहिर होता है और अल्लाह उनमें वो सारे काम करता है जो उसने कहा था कभी किसी को कि मैं अब खुद इंसानों के रूप में आऊँगा और तुम फिर देखना कि इंसान की अज़मत क्या होगी। ये ज़बूर में से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप पिछली 3 आसमानी किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारी ऐसी दास्तानें या वो बातें जो आप हमें समझ में नहीं आती, हम कहते हैं किस किताब में है, वो आपको इन किताबों के मुताले से मिलेंगी। तो मैं बता रहा था बीबी की ज़ाहिरियत, तो बीबी की ज़ाहिरियत आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही है और यहाँ काम रुक रहे भी हैं और काम चल भी रहे हैं और काम रुकते चल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का आना बढ़ता जा रहा है, लोगों का यहाँ रहना बढ़ता जा रहा है, लोगों का लंगर बढ़ता जा रहा है, लोगों का अकीदा बढ़ता जा रहा है। ये जो लोग बात करते हैं कब्रों पे जाके क्या देंगे, वो कब्र वाले क्या देंगे, आज मैंने आपको क्लियर किया कि उस कब्र वाले को अल्लाह रिज़्क़ देता है और अल्लाह उनमें बसता है, क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा है कि मैं नेक लोगों की शक्ल में आऊँगा और तू मुझे गिरा के दिखाना या मुझे हटा के उस रास्ते से दिखाना। ये शैतान और अल्लाह की मैं बात कर रहा हूँ। जब इंसान इधर ज़मीन पे आ गया तो बहुत से पैगम्बरों को भी उसने जीने नहीं दिया, तो फिर अल्लाह ने कहा था उन फरिश्तों को और शैतान को जो बागी थे कि अब मैं इंसान के रूप में आऊँगा और फिर तुम देखना क्या होगा। तो आज तक वो चीज़ चल रही है। हम इन अहले बैत के पैरोकार बनना चाहते हैं, इनके खादिम बनना चाहते हैं, इनकी उस रास्ते पे चलना चाहते हैं ताकि हमें फैज़ मिले, क्योंकि इल्म की कुंजी इनके बाबा के पास है, इनके जद के पास है। और हजूर ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा, और उस दरवाज़े के बहुत सारे मोती हैं, कोई लकड़ी का पीस है, कोई चौखट है, कोई ताला है, कोई चाबी है, कोई कुंडी है, कोई ज़र्रा है उसका। ये मौला की आल, ये बीबी की आल जो पूरी दुनिया में फैली है, ख़ास तौर पे इस्लामी मुल्कों में काफ़ी जो फैले हुए हैं या बसे हुए हैं, यही वो कुंजियाँ हैं। क्या आप दर दर घूमते हैं, जब इन दरों पे जाते हैं और वहाँ हाज़िरी देते हैं, अपने आप को सरनगू करते हैं, तो आपको पता लगता है कि आपके लिए उन वहाँ क्या मौजूद है, अक्ल मौजूद है, आपके लिए वो रास्ता, वो हिदायत मौजूद है, या आप आते हैं अपनी झोलियाँ भरने, ये आप पर है। हम दर पर आते हैं, हम अकल मांगते हैं, हम वो इल्म मांगते हैं, हम वो अकल मांगते हैं जिससे हम इन्हें पहचानें, आप तक पहुँचाएँ और हमारा किबला सही हो। क्योंकि हम जिस दौर में, उस दौर में तारीख़ ढूंढने से नहीं मिलती है। मुझे बहुत सारे सवाल बचपन के अब जाके बुढ़ापे में मिल रहे हैं और मैं उस चीज़ों को, अपनी चीज़ों को, किबले को सीधा कर रहा हूँ और करते करते लोगों को बता रहा हूँ। लोग जो सवाल करते हैं, आप लोग जो सवाल करते हैं, उस पर पहले देख तो ले कि सामने वाले बंदे की रिसर्च कितनी है, वो कितना ज़ियारतों पे गया हुआ और क्या क्या उसकी डेप्थ है, फिर आप सवाल भी करें तो मज़ा भी आता है। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ आप में इल्म की कमी है, आप में हिस्ट्री की कमी है, पहले आप उतने लेवल का पढ़ के वो सवाल करें तो मज़ा आएगा आपको समझाने में। ये मैं तंज नहीं कर रहा, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो ये बीबी माम की ज़ाहिरियत का टाइम आ चुका है और यहाँ पर आप जोक दर जोक आएँ और अपने जो भी हाजात हैं या इनसे मुलाकात है, जिस नीयत से आएंगे, यहाँ बीबी आपको उसी नीयत आपकी भर करती हुई नज़र आएंगी। यहाँ बहुत सी ख़ास तारीख़ों में यहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी भी देखी गई है पुराने ज़माने में, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मौज़े भी होते हुए देखे गए जो लोगों ने बीबी से भी मंसूब किए, और यहाँ इर्द गिर्द में बहुत सारी हड्डियाँ भी आ जाती हैं, उनकी भी कभी कहानी में अलग अलग आपको बताऊँगा। यहाँ तक के लिए इतना ही, इस मुख्तसर टूर में जितना मैं आपको इल्म दे सका मैंने कोशिश की कि बीबी के लिए जो भी आपके लिए सवाल हैं, जो भी मिसकॉन्सेप्ट हैं, वो क्लियर हो सके और आपके सामने बीबी की वो शख्सियत ज़ाहिर हो सके जो उन्होंने मुझे किसी ना किसी थ्रू बताई, या ख्वाब में बताई, या अपने दर पर बताई। तो इसी के
साथ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।